हेलो एवरीवन, नमस्कार। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि जब आप एक इलेक्ट्रॉन को देखने की कोशिश करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन कैसा नेचर शो करता है। और जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस था, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या था कि एक जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर, दोनों तरीके का नेचर शो करेगा, एज वेल एज पार्टिकल नेचर। ठीक है, कि जो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो वेव नेचर भी शो करता है और साथ साथ ही क्या करता है, पार्टिकल नेचर भी शो करता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि सपोज करिए एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल जब मूव करेगा, मोशन में होगा और क्या जनरेट करेगा, डी ब्रॉगली वेव जनरेट करेगा या फिर मैटर वेव जनरेट करेगा। तो उस मैटर वेव में देखिए, वेव पैकेट क्या चीज होगी, वेव पैकेट। साथ साथ ही हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि फेज वेलोसिटी क्या होती है और ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है। तो आज का जो डिस्कशन होगा वो बेसिकली 3 टॉपिक्स पे होगा: वेव पैकेट, फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी। देखिए, फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी और वेव पैकेट, इन तीनों को अगर समझना है तो हमने सबसे पहले आना होगा जो डी ब्रॉगली वेव है, डी ब्रॉगली वेव। डी ब्रॉगली वेव की स्पीड कितनी निकलती है। तो ओवरऑल डिस्कशन कुछ इस तरीके से चलेगा कि हमने समझना है वेव पैकेट, फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी। इन तीनों को समझने के लिए हम लोगों को एक बार डी ब्रॉगली वेव की स्पीड निकालनी होगी। सॉरी। तो देखिए, डी ब्रॉगली वेव की स्पीड से हमको समझ में आएगा कि वेव पैकेट क्या होता है। चलिए एक बार कोशिश करते हैं डी ब्रॉगली वेव की स्पीड निकालने की। देखिए, जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर एक पार्टिकल मोशन में है तो वो क्या जनरेट करेगा, एक वेव जनरेट करेगा, जिस वेव को क्या बोला जाएगा, मैटर वेव बोला जाएगा, मैटर वेव, या फिर डी ब्रॉगली वेव भी इसको बोला जाता है। तो एक, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि अपने आप में पार्टिकल नेचर भी शो करेगा और साथ साथ ही जब वो मोशन में होगा तो उससे जो जनरेट होने वाली वेव है, जिसको हम क्या बोलेंगे, मैटर वेव बोलेंगे या फिर डी ब्रॉगली वेव बोलेंगे। और उस वेव की जो वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी के बराबर। और ये जो m इंटू वी है, ये क्या चीज होती है, ये होता है मोमेंटम। P इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी। तो m इंटू वी के बदले में क्या रख सकता हूँ, P रख सकता हूँ। तो इम्प्लाइज दैट यहां से लैम्डा इक्वल टू कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा h अपॉन पी। इसको बहरहाल मैं मान लेता हूं इक्वेशन 1। और देखिए, एक पार्टिकल की जो एनर्जी होती है उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। देखिए, ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको याद होनी चाहिए। तो डी ब्रॉगली वेव जो बनती है, उस वेव की जो वेवलेंथ है वो कितनी होती है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। और दूसरा, एक पार्टिकल की जो एनर्जी दी जाती है वो किस तरीके से दी जाती है, E इक्वल टू एच न्यू से दी जाती है। ठीक है, तो न्यू यहाँ पे को क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, यहाँ पे को मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करूंगा और उन वैल्यूज को कोशिश करूंगा इन इक्वेशंस में पुट करने की। ठीक है, जहां से हम क्या निकाल सके, डी ब्रॉगली वेव निकाल सके। तो सॉरी, डी ब्रॉगली वेव की स्पीड निकाल सके। तो यहां पर से देखिए, इंप्लाइज दैट यहां से अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालता हूं न्यू इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा, ई अपॉन एच हो जाएगा।
ये जो h है इसके अपॉन में आ जाएगा। ये बनी इक्वेशन नंबर 3। अब एक काम करते हैं, जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड इक्वस टू स्पीड u इक्वस टू, ये क्या होता है, स्पीड के लिए जो फॉर्मूला दिया जाएगा वो होता है न्यू लैम्डा। स्पीड u इक्वस टू कितना होता है, न्यू लैम्डा। देखिए ये है फेज वेलोसिटी। किसी भी वेव के लिए जो फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, u इक्वस टू न्यू लैम्डा। ठीक है, ये क्या होगा, फेज वेलोसिटी ऑफ एनी वेव, ऑफ एनी वेव। किसी भी वेव के लिए जब फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है, u इक्वस टू न्यू लैम्डा। अब देखिए बुक में कहीं कहीं देखो फेज वेलोसिटी को वी पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिलहाल मैंने यहाँ किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, u से रिप्रेजेंट कर रखा है। और u से क्यों रिप्रेजेंट कर रखा है वो अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो देखिए ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। अब इसमें एक चीज देखिए कि जो डी ब्रॉगली वेव है लैम्डा इक्वस टू एच अपॉन एम ई, तो एच अपॉन पी यहाँ पे को आ गया, ई इक्वस टू एच न्यू हो गया, यहाँ से न्यू की वैल्यू निकल जाएगी। और फेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है यू इक्वस टू न्यू इंटू लैम्डा होता है। तो अब देखिए लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे को मेरे पास है और न्यू की वैल्यू यहाँ पे को मेरे पास है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से मैं वैल्यूज को रखूंगा। इस इक्वेशन को मैं कुछ नाम दे देता हूं, ये है मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 पुट इन इक्वेशन 4, पुट इन इक्वेशन 4। तो देखिए 1 और 3 से वैल्यूज को इक्वेशन 4 पे रख दीजिए, तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी u इक्वस टू, यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी न्यू, न्यू के बदले में रखूंगा e अपॉन एच, ई अपॉन एच इंटू लैम्डा के बदले में रखा h अपॉन पी, h अपॉन पी। तो यहां से देखिए h जो है इससे ये h कट जाएगा, s से h कट गया, तो u इक्वस टू कितना बचा, e अपॉन पी बचा। ये इक्वेशन नंबर मैंने इसको फिलहाल 5 मान लिया। अब देखिए होता क्या है, जो आइंस्टाइन थ्योरी है रिलेटिविटी की, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, इक्वस टू देखिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, गामा m0 c स्क्वायर, m नॉट c स्क्वायर बोल सकते हैं। m नॉट क्या होगा, रेस्ट मास होगा। ठीक है, और मोमेंटम p इक्वस टू कितना होगा, गामा m नॉट v। ये दो फॉर्मूले किससे निकलते हैं, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से निकलते हैं, इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7। और ये आपने बीएससी में पढ़ा होगा, ये दो फॉर्मूला आप लोगों ने बीएससी में पढ़े होंगे। एनर्जी इक्वस टू ये कितना होता है m0 c स्क्वायर, सिंपल थ्योरी है E इक्वस टू mc स्क्वायर वाली। ठीक है, E इक्वस टू mc स्क्वायर वाली सिंपल थ्योरी है। तो ये क्या निकल जाता है, ये सारी चीज निकल गई। अब देखिए इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7 से वैल्यूज को उठा के रख दीजिए इक्वेशन नंबर 5 में। अच्छा यहाँ पे को जो गामा होता है, गामा क्या होता है, ये होता है लॉरेंज कांस्टेंट इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इन वैल्यूज को आप लोग रख दीजिए 5 में। ये जो वैल्यूज है इक्वेशन नंबर 6 और 7 से वैल्यूज को कहाँ रख दिया, इक्वेशन नंबर 5 में। फ्रॉम 6 and 7 पुट इन 5। तो 6 और 7 से जब इक्वेशन 5 में वैल्यूज को रखा जाएगा तो ये बन जाएगा आप लोगों का, देखिए u इक्वस टू कितना हो जाएगा, u इक्वस टू, चलिए इसको काट दीजिए फिलहाल, u इक्वस टू
ये था आप लोगों का ई अपॉन, ठीक है, ई अपॉन क्या था, देखिए पी, ई अपॉन पी। तो इम्प्लाइज दैट यू इक्वस टू ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गामा एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गामा एम नॉट वी। तो यहां पे को देखिए, गामा और एम नॉट से गामा एम नॉट कट जाएगा, गामा एम नॉट से गामा एम नॉट कट गया। तो इम्प्लाइज दैट ये कितना बचा, यू इक्वस टू सी स्क्वायर अपॉन वी। तो ये जो फॉर्मूला बनता है ये क्या है, ये है स्पीड ऑफ अ मैटर वेव या फिर डी ब्रॉगली वेव, डी ब्रॉगली वेव, ठीक है। अब इस इक्वेशन से क्या चीज पता चलती है उसको एक बार समझने की कोशिश करिए। देखिए ये जो इक्वेशन निकली है, ये इक्वेशन क्या निकली है, ये इक्वेशन निकली है u इक्वस टू, अगर मैं इस इक्वेशन को तोड़ के लिखूंगा तो इसको मैं लिखूंगा c मल्टीप्लाइड बाय c अपॉन, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं v। अब इसमें दो टर्म्स हैं, एक तो है u, ये है वेव वेलोसिटी, और इसमें जो दूसरा टर्म आता है v, ये है पार्टिकल वेलोसिटी। और c क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। अब एक चीज यहां देखिए कि देखिए कोई भी पार्टिकल, ठीक है, कोई भी पार्टिकल है, ये पार्टिकल मैक्सिमम मैक्सिमम कितनी स्पीड अटेन कर सकता है। अभी तक हमने देखा कि कोई भी पार्टिकल लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड अटेन नहीं कर सकता, ठीक है। तो कोई भी पार्टिकल अगर मैक्सिमम स्पीड अटेन करेगा तो वो कितनी होगी, वो होगी लाइट की स्पीड के बराबर, ठीक है, वो क्या होगी, लाइट की स्पीड के बराबर होगी। अगर कोई भी पार्टिकल क्या करता है, मैक्सिमम स्पीड अटेन करता है, तो ये जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो कितनी होगी, लाइट की स्पीड के बराबर होगी। इससे ज्यादा स्पीड कोई भी पार्टिकल अटेन नहीं कर सकता, ठीक है। अब लेकिन होता क्या है, इस इक्वेशन के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो ये जो वेव वेलोसिटी है, ठीक है, यानी कि ये जो u है वो पार्टिकल वेलोसिटी v से ज्यादा निकल रही है। क्यों, कितनी ज्यादा निकलेगी, देख लो, ये लाइट की स्पीड है, लाइट की स्पीड डिवाइडेड बाय v, तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा यहाँ पे को, ठीक है। उसको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे c से, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो v की स्पीड, ये जो स्पीड ऑफ वेव है, ये पार्टिकल की स्पीड से तो ज्यादा है, क्योंकि ये ओवरऑल लाइट की स्पीड से भी ज्यादा निकल रही है, ठीक है। देखिए लाइट की स्पीड है, पार्टिकल की स्पीड कम होगी, ऊपर बड़ा नंबर होगा नीचे छोटा नंबर होगा, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आंसर अगर पॉजिटिव आएगा उसको मल्टीप्लाइड बाय सी करेंगे तो आंसर ज्यादा आएगा। तो बोलने का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल की, सॉरी, जो वेव की स्पीड है वो हमेशा पार्टिकल की स्पीड से क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। तब ऐसे में सिचुएशन क्या है उस चीज को एक बार समझने की कोशिश करना कि वेव की स्पीड है ज्यादा, वेव की जो स्पीड है वो क्या है, ज्यादा है, ग्रेटर, और पार्टिकल की स्पीड है कम, पार्टिकल की स्पीड क्या है, लो। अब देखिए आप लोगों के दिमाग में, किसी के दिमाग में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि अगर u को नीचे ले जाया जाए और v को इस साइड लेके आया जाए तो फिर पार्टिकल की स्पीड ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैंने अभी आप लोगों को एक चीज बताई थी कि कोई भी पार्टिकल मैक्सिमम कितनी स्पीड अटेन कर सकता है, लाइट की स्पीड के बराबर मैक्सिमम स्पीड अटेन कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे को देखा जाएगा तो जो वेव की वेलोसिटी है वो क्या निकलेगी,
पार्टिकल की वेलोसिटी से हमेशा ज़्यादा निकलेगी, क्योंकि v जो है वो मैक्सिमम c के बराबर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन u यहाँ पे को क्या होगा, c से ज़्यादा निकल जाएगा। तो बोलने का मतलब है कि वेव की स्पीड ज़्यादा है और पार्टिकल की स्पीड क्या है, कम है। और ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन कैसी है, देखो ये सिचुएशन ऐसी है कि पार्टिकल यहाँ पे को है और इससे पैदा होने वाली जो वेव है वो कहीं आगे पे को है, इस तरीके से। तो ये सिचुएशन क्या पॉसिबल होगी कि पार्टिकल पीछे होगा, उससे पैदा होने वाली वेव कहीं आगे होगी, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन हो गई कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि वेव आगे चल रही है और पार्टिकल पीछे चल रहा है। मीन्स अगर पार्टिकल है तो पार्टिकल से पैदा होने वाली जो वेव है, पार्टिकल मोशन में है, उससे एक वेव जनरेट हो रही है, जिसको क्या बोला, डी ब्रॉगली वेव बोला। तो ये जो डी ब्रॉगली वेव है पार्टिकल के साथ ही चलनी चाहिए, ये पार्टिकल से आगे या पीछे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि पार्टिकल कहीं आगे पहुंच गया और वेव कहीं पीछे जनरेट हो रही है, या फिर पार्टिकल पीछे रह गया और वेव कहीं आगे पहुंच गई है। बोलने का मतलब कि अगर सिचुएशन को ऐसे समझो कि पार्टिकल दिल्ली में है और ये लोग कहाँ की तरफ जा रहे हैं, ये साउथ की तरफ जा रहे हैं। पार्टिकल दिल्ली में है तो इसकी जो वेव जनरेट हो रही है, इसकी वेव महाराष्ट्र में जनरेट हो चुकी है। तो ये सिचुएशन थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है कि पार्टिकल पीछे रह गया और वेव उसकी कहीं आगे चले गई। तो पार्टिकल और वेव क्या होना चाहिए, लगभग लगभग साथ साथ ही होने चाहिए। तो ये जो प्रॉब्लम इसमें पैदा होती है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया किसने, स्क्रोडिंजर ने। एक बार इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर दूं। देखिए ये जो सिचुएशन थी कि पार्टिकल क्या है, पीछे रह जा रहा है और उसकी वेव जो है वो आगे चली जा रही है। तो ये सिचुएशन सॉल्व की किसने, स्क्रोडिंजर ने। ठीक है, स्क्रोडिंजर ने। तो स्क्रोडिंजर ने क्या बोला, स्क्रोडिंजर ने ये बोला कि देखो होगा क्या कि जब एक पार्टिकल मोशन में होगा, ठीक है, जब एक पार्टिकल क्या होगा, मोशन में होगा। तो अभी तक का कॉन्सेप्ट क्या था, अभी तक का कॉन्सेप्ट ये था कि इस पार्टिकल से क्या होगी, एक वेव जनरेट होगी इस तरीके से, ठीक है। जब पार्टिकल क्या होगा, मोशन में होगा, तो उससे क्या होगी, एक वेव जनरेट होगी। तो स्क्रोडिंजर ने ये बोला कि देखो पार्टिकल मोशन में होगा तो सिर्फ एक वेव जनरेट नहीं होगी, क्या होगा, बहुत सारी वेव जनरेट हो रही होंगी, ठीक है। यानी कि पूरे के पूरे वेव में ये इस तरीके से खूब सारी वेव जनरेट हो रही होगी। एक वेव ये हो गई, ठीक है, दूसरी वेव कुछ इस तरीके से जनरेट हो गई, तीसरी वेव कुछ इस तरीके से जनरेट हो गई। तो इस तरीके से क्या होगा, सिर्फ एक वेव जनरेट नहीं हो रही होगी, क्या जनरेट हो रही होगी, बहुत सारी वेव जनरेट हो रही होगी। तो ये जो वेव्स का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ वेव्स, ठीक है। सिर्फ एक वेव जनरेट नहीं हो रही होगी, क्या जनरेट हो रही होगी, बहुत सारी वेव जनरेट हो रही होगी। अब होगा क्या कि ये जो बहुत सारी वेव जनरेट हुई, तो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, जैसे मान लीजिए ये एक वेव है, ठीक है, ये एक वेव है मान लीजिए। अब देखिए, अब जो पार्टिकल होगा ना, पार्टिकल में भी यहां पे को हो सकता है, पार्टिकल कहीं यहां पे को हो सकता है, पार्टिकल कहीं यहां पे को हो सकता है, पार्टिकल यहां कहीं यहां पे को हो सकता है। अब मैं अगर ये बताना चाहूं कि एग्जैक्टली पार्टिकल कहां पे को है, तो मैं ये कभी नहीं बता सकता हूं कि एग्जैक्टली पार्टिकल है कहां पे को, क्योंकि अगर मैं इतनी लेंथ ले लूं, ठीक है, इतनी पूरी लेंथ ले लूं, तो इतनी पूरी लेंथ में पार्टिकल कहीं भी हो सकता है। अब अगर मुझको ये बताना है कि ये जो पार्टिकल है, ठीक है, अगर मैं एग्जैक्टली बता सकूं, देखो एग्जैक्टली तो मैं बता नहीं पाऊंगा, इसको एक एग्जांपल से समझो सबसे पहले, फिर उसके बाद यहां पे को आते हैं। देखिए मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है, और
ये हमारा क्या है, चलिए इंडिया का मैप तो मैं बना नहीं पाऊंगा, ये मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, ये हमारा देश है इंडिया। अब इंडिया में मान लीजिए आप उत्तराखंड में रहते हैं। अब आप अपने घर से ट्यूशन गए हैं या फिर कोचिंग गए हैं, ये उत्तराखंड है, और आप कोचिंग गए हैं। अब मान लीजिए आपके घर में कोई ये आपसे पूछेगा, आपके घर वालों से पूछेगा कि आपका बच्चा कहाँ है, तो आपके घर वाले जवाब देंगे कि हमारा बच्चा कोचिंग में है, ठीक है। अब पूरे इंडिया में कितनी सारी कोचिंग है, तो आपको कहाँ ढूंढना जाएगा, आपके पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम है, लो लो प्रोबेबिलिटी होगी कि पूरे इंडिया में आपको नहीं ढूंढ सकते। अगर ये बोला जाएगा कि इंडिया में उत्तराखंड में आपका बच्चा किसी कोचिंग में है, तभी भी आपको ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उत्तराखंड में आप कहीं भी हो सकते हैं। अगर साथ साथ ही ये भी बता दिया जाएगा कि ठीक है, इंडिया से आए उत्तराखंड में, उत्तराखंड से आए, आप ये बता दिया जाएगा मान लीजिए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, तो ये काम अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में जितने कोचिंग है वहां पे को ढूंढना जाएगा, तो आपके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के बाद अगर ये बोल दिया जाएगा कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक रीजन में, जैसे मान लीजिए ये बोल दिया जाखनी रीजन में, तो देखिए अब आपके पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो और ज्यादा हो चुकी है। अब जाखनी रीजन में मुश्किल से 2-4 कोचिंग सेंटर होंगे, तो वहां जब आपको ढूंढना जाएगा तो एक कोचिंग सेंटर में आप मिल जाएंगे। और साथ साथ ही अगर कोचिंग सेंटर का नाम भी बता दिया, मान लीजिए PWS कोचिंग सेंटर में आप होंगे, तो अब आपके पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी कि हाँ इंडिया में उत्तराखंड में पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जाखनी में PWS कोचिंग में आप पाए जाएंगे। तो बोलने का मतलब आपका जो रीजन है पाए जाने का उसको हमने लिमिट कर दिया, उसको हमने क्या कर दिया, लिमिट कर दिया। तो अब यहां भी कोई ऐसी चीज होने वाली है कि देखिए पार्टिकल, इस वेव पैटर्न में पार्टिकल कहीं भी हो सकता है, हमको अभी नहीं पता कि पार्टिकल कहां पे का होगा। तो है क्या, स्क्रोडिंजर ने ये बोला कि भैया ये देखो, ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल जब मूव करेगा तो इससे केवल एक वेव जनरेट नहीं होगी, इससे क्या होगा, खूब सारी वेव जनरेट होंगी, ठीक है। मींस कि वेव्स का पूरा एक ग्रुप जनरेट होगा। अब ये जो वेव्स हैं, जो पूरा का पूरा ग्रुप जनरेट हुआ है, इन वेव्स को कंसिडर किस तरीके से किया जाएगा, देखिए इनमें सबकी वेवलेंथ अलग होगी और एम्पलीट्यूड क्या होगा, सबका अलग होगा। बट इसको लिमिट करने के लिए ये बोला गया कि ये जितनी भी वेव्स हैं, ठीक है, इसको ऐसे समझिए, ये वेव्स एक सर्टेन रीजन पे, यानी कि एक फिक्स रीजन पे क्या करेंगी, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी। मींस कि एक सर्टेन रीजन पे इन वेव्स का क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और इस रीजन के आउटसाइड में देखिए यहां से इधर को और यहां से इधर को, ठीक है, यहां से इधर को और यहां से इधर को, ये वेव्स क्या कर रही होंगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही होंगी। इधर को क्या कर रही होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। और इस पॉइंट से भी, जैसे मैंने नाम दे दिया A B पॉइंट नाम दे दिया, A पॉइंट से इधर को भी क्या कर रही होंगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। मींस कि एक सर्टेन रीजन पे ये जो वेव्स हैं वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही होंगी, और बाकी के रीजन पे ये जो वेव्स हैं वो क्या कर रही होंगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही होंगी। इस रीजन में
ठीक है, इस रीजन में ये जितनी भी वेव्स हैं क्या कर रही होंगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसके बाहर जो भी रीजन होगा उसमें क्या कर रही होंगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही होंगी। तो बोलने का मतलब पूरी जो स्टोरी है वो इस तरीके से चल रही है। देखिए कि जो मैटर वेव है, मैटर वेव की स्पीड कितनी निकली, मैटर वेव की स्पीड निकली ये u इक्वल टू सी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन वी। तो यहाँ पे को वेव की जो स्पीड थी वो पार्टिकल की स्पीड से क्या निकली, ज्यादा निकली। मीन्स कि पार्टिकल कहीं पीछे होगा तो उसकी वेव कहीं आगे पहुंच जाएगी। अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है। इसको सॉल्व करने के लिए स्क्रोडिंजर ने क्या बोला कि जब कोई पार्टिकल मूव करेगा तो सिर्फ एक वेव जनरेट नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, वेव्स का पूरा एक ग्रुप जनरेट हो रहा होगा। और ये जो वेव होगी ये एक सर्टेन रीजन पे क्या कर रही होगी, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही होगी, और इसके आउटसाइड में क्या कर रही होंगी, डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही होगी। और जो पार्टिकल होगा ना वो इस रीजन के अंदर ही कहीं पे को होगा। ठीक है, जो पार्टिकल होगा वो क्या होगा, इस रीजन के अंदर ही कहीं पे को होगा। ठीक है, तो अब इसको हमने, ये जो रीजन है ना, ये जो एरिया है, इतना एरिया, इसको हमने लिमिट कर दिया। देखिए जैसे यहाँ पे को किया था ना, इंडिया में उत्तराखंड, फिर पिथौरागढ़, फिर जाखनी, फिर पीडब्ल्यूएस। तो जब लिमिट कर दिया तो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। तो यहाँ भी हमने क्या किया है, वेव को लिमिट किया है। बोलने का मतलब एक सर्टेन रीजन पे कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही है, इसके आउटसाइड क्या कर रही है, डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही है। और पार्टिकल जो होगा ना वो इस कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर, जहां पे को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, इसी रीजन के अंदर क्या होगा, कहीं पे को पार्टिकल होगा। ठीक है, ये इस तरीके से है। देखो ये एक जो रीजन है, इस रीजन पे क्या हो रहा है, इतने रीजन पे क्या हो रहा है, देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, और इसके आउटसाइड में इस साइड क्या हो रहा होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। और जो वेव होगी, सॉरी जो पार्टिकल होगा वो इस रीजन के अंदर ही कहीं पे को होगा। तब ये रीजन जितना छोटा होगा पार्टिकल के पाए जाने की संभावना उतनी अधिक होगी। ठीक है, और ये जो पैकेट बनता है ना, इस पैकेट को बोला जाता है क्या, वेव पैकेट। वेव पैकेट ये दरअसल क्या है, ये वेव्स का एक पैकेट है, इसलिए इसको क्या बोला, वेव पैकेट बोला। ठीक है, ये क्या है, कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, ठीक, ये है वेव पैकेट। और पार्टिकल जो होगा वो कहीं वेव पैकेट के अंदर ही होगा। और जो स्पीड इस वेव पैकेट की होगी, सॉरी एक चीज मैं बताना भूल गया, ये जो वेव्स है ना, वेव्स का जो ग्रुप है, इस ग्रुप की जो वेलोसिटी होती है उसको क्या बोला जाता है, ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैं ऐसा बोलूं कि ये जो वेव पैकेट है इसकी जो वेलोसिटी है, क्योंकि ये जो वेव पैकेट है किससे बना है, ग्रुप ऑफ वेव से बना है, इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, ग्रुप वेलोसिटी है। या फिर इसको सीधी लैंग्वेज में समझोगे तो ये होगा कि जो एक पार्टिकल है जब वो मूव करेगा तो सिर्फ एक वेव जनरेट नहीं होगी, वहां पे को बहुत सारी वेव जनरेट होगी, वेव्स का पूरा एक ग्रुप जनरेट होगा। और ये ग्रुप जिस स्पीड से ट्रेवल करेगा उसको क्या बोला जाएगा, ग्रुप वेलोसिटी बोला जाएगा। और एक सिंगल वेव की जो वेलोसिटी होगा उसको क्या बोला जाएगा, फेज वेलोसिटी। इसको क्या बोला जाएगा, फेज वेलोसिटी बोला जाएगा। ठीक है, तो ये जो फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, ये देखो बहुत ज़्यादा टफ कॉन्सेप्ट नहीं है। एक सिंगल वेव की जो स्पीड है उसको क्या बोला जाएगा, फेज वेलोसिटी। और वेव्स का जो ग्रुप है उसकी जो स्पीड होगी उसको क्या बोला जाएगा, ग्रुप वेलोसिटी। तो मैंने यहाँ पे को जो u लिखा था, ये u मैंने क्यों लिखा था, देखो फेज वेलोसिटी को vp से नॉर्मली रिप्रेजेंट किया जाता है। मैंने इसको u से क्यों रिप्रेजेंट किया, क्योंकि ये है क्या, ये एक सिंगल वेव की स्पीड है, और एक सिंगल वेव की जो स्पीड है उसको, ठीक है, मैं वेव वेलोसिटी बोल दूंगा। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, u से रिप्रेजेंट कर रखा है। ये हो गया, तो ये क्या बनी, ग्रुप वेलोसिटी। और एक सिंगल जो वेव है उसकी जो वेलोसिटी बनी वो क्या बनी, फेज वेलोसिटी। या फिर इसको ऐसा बोल सकते हो
जैसे ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ठीक, ये क्रस्ट हो गया, ये ट्रफ हो गया। तो एक क्रस्ट की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, फेज वेलोसिटी होती है, या फिर एक सिंगल वेव की जो स्पीड हो गई वो क्या हो गई, फेज वेलोसिटी हो गई। और ये जो ग्रुप होता है वेव्स का, इसकी जो स्पीड होती है ये क्या होती है, ठीक है, ग्रुप की जो स्पीड होती है इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप वेलोसिटी। और ये जो एक पैकेट बनता है, इन अलग अलग वेव्स के ग्रुप का जो एक पैकेट बनता है, इसको क्या बोला जाता है, वेव पैकेट बोला जाता है। और पार्टिकल क्या होगा, इस वेव पैकेट के अंदर ही कहीं पे को होगा, ठीक है। अब इस वेव पैकेट के अंदर भी पार्टिकल कहाँ पे को होगा ये नहीं बताया जा सकता है। और एक चीज और, ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल की स्पीड और ये जो वेव पैकेट की स्पीड है, ये दोनों क्या होगी, सेम होगी। जब दोनों की स्पीड सेम होगी तभी तो पार्टिकल क्या होगा, इसी के अंदर होगा। अगर मान लीजिए वेव पैकेट आगे चले गया तो फिर तो पार्टिकल पीछे छूट जाएगा, या फिर पार्टिकल आगे चले गया तो वेव पैकेट पीछे छूट जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, ये पार्टिकल और वेव पैकेट की जो स्पीड है वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो आज के इस लेक्चर में उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वेव वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी और वेव पैकेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग इसके डेरिवेशन की तरफ ध्यान देंगे, उसको डिराइव करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।